हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य। एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम से क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने कंप्लीट नेशनल इनकम करवा चुका हूं, मैंने हर मेथड को अलग अलग भी करवाया, यानी वैल्यू एडिशन की वीडियो अलग मिल जाएगी, इनकम मेथड की अलग मिल जाएगी, एक्सपेंडिचर मेथड की अलग मिल जाएगी। एंड अगर आप कंबाइंड रिवीजन करना चाहते हो तो कंबाइंड रिवीजन के लिए आपको नेशनल इनकम का कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें एक ही वीडियो में 45 मिनट्स में पूरा कंप्लीट नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ाया है मैंने। तो सभी वीडियो को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चंस करने की, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम से पहले आपके 25 क्वेश्चंस एटलीस्ट करवा दूं, ताकि ये जो नेशनल इनकम का फियर है आपके दिमाग में वो निकल जाए। नेशनल इनकम का कोई फियर एग्जाम में नहीं रखना है, आप बेफिक्र होके क्वेश्चंस उठा सकते हो। बस आप इन सीरीज को फॉलो करो, पहले कंसेप्ट सीखो फिर क्वेश्चंस करो, आपके दिमाग से सारा डर निकल जाएगा और एग्जाम में सबसे पहले आप नेशनल इनकम को ही हाथ लगाओगे। तो चलिए आइए, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन कभी भी, जैसे इसमें बोला है फाइंड नेशनल इनकम, आपसे कभी नहीं कहा गया इनकम मेथड से निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो या वैल्यू एडिशन मेथड से निकालो। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको किस मेथड से उसको निकालना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा ये चीज? तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। जैसे कि आपने अगर कंसेप्ट की वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि वैल्यू एडिशन में क्या टूल्स होते हैं, इनकम मेथड में क्या टूल्स होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या टूल्स होते हैं। तो आपको ये ढूंढना है कि कुछ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में किसके टूल्स सबसे ज्यादा दिए हुए हैं। यानी अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर मेथड्स के टूल्स दिए होंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे, ज्यादा इनकम मेथड के टूल होंगे तो इनकम मेथड लगाएंगे। इसी तरह से चलिए एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें दिया है वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरी किस में आता है? इनकम मेथड में आता है। आता है। अगर नहीं आते तो वेट कीजिए, मैं एक बार रिमाइंड भी करवाऊंगा। ठीक है, नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, ये तो खैर आगे की बात है। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, प्रॉफिट, प्रॉफिट अगेन इनकम मेथड का आ गया। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट तो आता नहीं, सोशल सिक्योरिटी इनकम मेथड आ गया। अब देखो तीन चीजें हमें इनकम मेथड की, ये भी मिल गया इनकम मेथड, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये सारा चीज क्या बता रहा है हमें कि इनकम मेथड का टूल हूं मैं। तो अब इस क्वेश्चन में इनकम मेथड लगाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं बोला ना कि इनकम मेथड लगाओ, एक्सपेंडिचर लगाओ। जिसके ज्यादा टूल्स हैं वो मेथड लगा दो आप। ठीक है, चलिए एक बार इनकम मेथड को जल्दी से रिवाइज कर लें। चलिए, इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या क्या पढ़ा था हमने? एक क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन क्या था? पहला हमने पढ़ा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता था? सैलरी एंड वेजेस। और क्या आता था? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। और क्या आता था? एक और था ना, ओल्ड एज पेंशन या रिटायरमेंट पेंशन। क्या था? ओल्ड एज पेंशन कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता है, ये बात मैंने एक्सप्लेन किया है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी ओल्ड एज पेंशन है तो वो नेशनल इनकम में नहीं आता है, रिटायरमेंट पेंशन आता है, रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, और क्या था? पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड यानी कि अदर देन कैश। सैलरी एंड वेजेस में कैश में होता है, इसमें कैश के अलावा। ठीक है, क्या होता है समझा चुका हूं। दूसरा आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या था? ध्यान कीजिए, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही था। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट तीन हिस्सों में बढ़ जाता है, डिविडेंड, डिविडेंड हो जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जाता है, और क्या होता है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्या ये चीजें याद हैं? ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एक और इनकम था, क्या था? मिक्स इनकम, मिक्स्ड इनकम यानी सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, सोशल ये दिया गया है, रेंट दिया गया है, रेंट एंड रॉयल्टी, इसको लिख लीजिए, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, यानी मैक्सिमम टूल कहां से दिए गए हैं? इनकम मेथड से दिए गए हैं, तो इनकम मेथड लगा देंगे। सिंपल है, इसमें सोचना ही नहीं है ज्यादा, जिसके ज्यादा टूल है वही मेथड लगा देना है आपको। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूं, ये सभी चीजें पढ़ा चुका हूं मैंने बस रिवीजन के लिए आपको बता दिया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे शुरू करना है इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले आपको पता है रेंट एंड वेजेस, तो लिख लेते हैं यहाँ पे वेजेस एंड, सॉरी, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी कितना है? 1000 प्लस, ठीक है, विजिबल है, 1000 प्लस। और क्या चाहिए? चलिए ये तो हो गया अपने पास, कट कर दिया। और क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है, हाँ आता है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट 400, प्रॉफिट 400। ये आता नहीं। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये कितना है? 100।
यानी कि एस एस प्लस एस एस कितना है 100। देख रहे हो कितना इजी, बस आपको देखते जाना है टूल्स और लिखते जाना है। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट ये तो आता ही नहीं है, नेशनल इनकम नहीं आता, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, रॉयल्टी आता है। चलो लिख देते हैं रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। ठीक है, ये सभी चीजें, इन सभी चीजों क्या है इनकम मेथड। इसमें रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी कितना था 200, 300 एंड 50। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? 200, 430। ठीक है, चलो क्लियर है, यानी आपको पता है। अच्छा एक चीज और याद होगा, आपके इनकम मेथड में अगर सबको हम सम करते हैं तो क्या आता है, हमारा आता है एनडीपी एट एफसी। ये चीजें बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए एनडीपी एट एफसी, यानी इन सबको सम करते हैं 1000 प्लस, अच्छा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो समझने में, ये ले लेते हैं। चलिए 1000 प्लस 400 1400 प्लस 100 1500 1500 प्लस 500 यानी कि 2050, यानी 20। अरे पेन तो दिख ही नहीं रहा ये कलर, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं, ये रहा ब्लू। ठीक है, आ जाता है 2050। ये क्या आ गया सर, ये आ गया आपका एनडीपी एट एफसी 2050। कुछ नहीं किया हमने, सभी को साथ में लाइन में अरेंज किया, सभी को लाइन में अरेंज किया और सम कर दिया। सम करने से कितना आ गया 2050। ये क्या है सर एनडीपी एट एफसी। हमें निकालना क्या है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है एनएनपी एट एफसी। यहां देखिए डोमेस्टिक था, यहां नेशनल है, सिर्फ डी को एन में चेंज करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करते हैं तो क्या होता है प्लस NFIA, नेशनल इनकम टूल्स के नाम से। अभी आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल रहा होगा वीडियो, वहां भी देख सकते हो। नेशनल इनकम टूल्स में डोमेस्टिक को नेशनल, ग्रॉस को नेट, इन सबको चेंज करना मैंने सिखाया है। ठीक है, प्लस NFIA। अच्छा यहां देखिए क्या है, NFIA है क्या, अरे ये होता है NFIA मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ध्यान रखिएगा। बट क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है क्या, नेट करंट, करंट तो आता ही नहीं है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। देखिए फ्रॉम और टू में क्या डिफरेंस है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब पैसा अब्रॉड से इंडिया में आया है, दिस इज फ्रॉम अब्रॉड। टू अब्रॉड मतलब होता है इंडिया से पैसा गया है। जब पैसा आता है तो उसको हम ऐड करते हैं, फ्रॉम अब्रॉड होता है तो पैसा हम ऐड करते हैं। जब टू अब्रॉड होगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहां पे NFTA हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। समझ में आया, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो हम ऐड ही करते हैं, लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, यानी पैसा गया है हमारे यहां से, हमारी कंट्री से गया है, तो इस बात को माइनस करना पड़ेगा। कितना गिवन है अपने पास 10। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं इसमें 10। 2050 में से 10 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2040। यही हो गया आपका नेशनल इनकम, यही हो गया आपका नेशनल इनकम, और आ गया मार्क्स। अब आप मुझे बताइए क्या ये टफ था? बिल्कुल भी टफ था, बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ डिटेल्स को पढ़ना है, डिटेल्स को सम करना है। अच्छा क्वेश्चंस में ना कई बार ऐसी चीजें होंगी जो कि आपके रेलेवेंट का नहीं होगा, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे था करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, ये हमारे मतलब का नहीं है, तो वही चीजें आपको पिक करनी है जो आपके क्वेश्चन करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। जो नहीं हो सकती हैं उनको लीव कर दीजिए। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उनको नहीं समझ में आया होगा जिन्होंने अभी तक कंसेप्ट को देखा नहीं है, तो उनको देखते हुए फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, बेटा एक अच्छे वे में आपकी तैयारी होगी। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या था, 2 का एक ट्विस्ट था। क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो ऐसे ही ट्विस्ट डालता है, देख सकते हो आप, CBSE 2016 का क्वेश्चन है, यानी ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये छोटे मोटे ट्विस्ट होते हैं, इससे ज्यादा CBSE कोई भी ट्विस्ट नहीं डालता है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन बनाता है वो। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। फिर से देखिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्या बताया किससे निकालना है, इनकम मेथड से निकालो, एक्सपेंडिचर से, वैल्यू एडिशन से नहीं बताया। तो क्या करना है, अपने को खुद जानना है। कैसे जानेंगे, डिटेल्स को पढ़ के। चलिए देखते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अरे सर ये तो इनकम मेथड का है, अभी तो लिखा था हमने रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट। अच्छा इस क्वेश्चन में भी एक ट्विस्ट है, समझते जाइएगा। मैं हर क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें कम से कम 20 ट्विस्ट करवा दूंगा जो कि एग्जामिनर डाल सकता है। इसमें भी एक ट्विस्ट है, समझते हैं आगे। मिक्स इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, अरे वाह, नेट फैक्टर इनकम। चलो इतनी डिटेल्स अगर हमें इनकम मेथड से मिल गई है, यानी हमें कौन सा मेथड लगाना है, इनकम मेथड लगाना है। अब इनकम मेथड का ना मैं फिर से लिख रहा हूं, आप बोलोगे सर वापस से क्यों लिख रहे हो, मुझे कुछ समझाना है इसीलिए मैं लिखता हूं। इनकम मेथड में क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है, जिसके अंदर पहले क्या आता है, सैलरी एंड वेजेस, फिर आता है क्या, पेमेंट इन काइंड,
पेमेंट इन काइंड, फिर क्या आता है सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, एंड देन आता है क्या रिटायरमेंट पेंशन, ये आता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये तो था फर्स्ट। सेकंड में क्या आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या आता है, तीन चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट फिर तीन हिस्सों में बढ़ जाता है, डिविडेंड, डिविडेंड अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, डिविडेंड के बाद आ जाता है हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। इसके बाद आता है थर्ड में मिक्स इनकम, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये तीन चीज होती है। मैं पेन चेंज करता हूं, समझाता हूं। पहले क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बार क्वेश्चन लिख भी दिया, चलिए पहले समझ ही लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिट। अच्छा ये पेन नहीं दिख रहा होगा आपको, रेड कलर, आइए, यहाँ दिया है प्रॉफिट और डिविडेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, बच्चे सोचते हैं सर प्रॉफिट भी तो इनकम मेथड में था और डिविडेंड भी तो इनकम मेथड में था, यानी दोनों आना चाहिए। नहीं, गलत है। समझिए कैसे गलत है। यहां देखिए, जब इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में तो तीन ही चीज आता है ना, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जब हमने प्रॉफिट पहले लिख दिया, यानी इसमें डिविडेंड इंक्लूडेड था, ठीक है। यानी इस 900 में ये 100 इंक्लूडेड है। अब 900 अलग लिखूंगा और 100 अलग लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1000 नहीं हो जाएगा। लेकिन असल में कितना है, 900। यानी अगर मैं बोलता हूं आपका प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए, जिसमें से डिविडेंड 50 था, 30 था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 20 था, तो अगर मैंने 100 लिख दिया है तो ये तीनों चीजें आ गई ना। अब तीनों को अलग अलग तो नहीं लिखेंगे, तो यहां पे प्रॉफिट लिखेंगे, डिविडेंड नहीं लिखेंगे। जबकि ये इनकम मेथड में आप बोलोगे सर दिखता है, लेकिन हम प्रॉफिट लिख चुके हैं। जब हम प्रॉफिट लिख चुके हैं तो डिविडेंड को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो ना। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 100 मेंशन कर लिया, तो उसके बाद अगर मैं 50 अलग लिखूंगा तो ये 150 हो जाएगा, फिर 30 अलग लिखूंगा जैसे यहाँ पे था, तो वो अलग ऐड हो जाएगा। इसी के लिए हमें सिर्फ एक ही बारी ऐड करना होता है, तो हमने सीधे प्रॉफिट। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया होता तो हम डिविडेंड को लिखते हैं। हमें डिविडेंड दिया होता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया होता और ये दिया होता, तीनों दिया होता, और यहाँ पे 100 नहीं दिया होता, तो हम 50 + 30 + 20 लिखते हैं, ठीक है। तब हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर सीधे हमें प्रॉफिट 100 दिया है तो हम सीधे प्रॉफिट 100 लिख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। क्या ये इतनी सी बात समझ में आई है आपको? सिंपल सा, जो एक सम करके पहले से लिखा हुआ है तो हम सम वाले वैल्यू को लिखेंगे, और जो अलग अलग बांटे हुए वैल्यू हैं, बटे हुए वैल्यू हैं, उनको नहीं लिखना है। चलिए, इतना होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यही एक ट्विस्ट थी। ये छोटी छोटी ट्विस्ट जो है एग्जाम में बहुत दिक्कत करती हैं आपको, इसी के लिए मैंने क्वेश्चंस में डाल दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अरे ये तो आता ही है, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000। और क्या है, रेंट। रेंट कितना है, रेंट आता है ना, बिल्कुल आता है, रेंट 400, ठीक है, रेंट 400। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 900 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 900। होपफुली आपको विजिबल होगी सभी चीजें, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड नहीं आएगा, अभी क्लियर कर दिया मैंने, डिविडेंड नहीं आएगा। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट एक अलग चीज है, प्रॉफिट एक अलग चीज है, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना है, कितना है, 500 ना। अच्छा, ये एग्जाम में बहुत दिक्कत होता है, यही नहीं पता चला कौन सा किसका आइटम है, 500, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया 500, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सारा चीज तो यहीं पे दे दिया इन्होंने, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट था, बाकी सारा चीज तो दे ही चुके हैं ये, ठीक है। तो मिक्स इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कितना गिवन है आपके पास, 7000। और भी कुछ चाहिए हमें, सभी चीजें तो आगे से ज्यादा तो कुछ बचता भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए इनको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेन फिर से चेंज, इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, इन सभी चीजों को ऐड करने पे NDP@FC आता है, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। इन तीनों को, मिक्स इनकम कहां से लिखो, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, NDP@FC, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, 2000 प्लस 7000, 9900, 9900 प्लस 400 यानी 9300, 10300 और 500 यानी 10800, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, क्या आ गया, 10800। ये क्या आ गया सर, ये आ गया NDP@FC।
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NNP at FC, यानी डोमेस्टिक को किस में चेंज करना है, नेशनल में चेंज करना है। आपको पता है डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें देखते हैं कहाँ है, अरे फिर से दिया है कुछ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी फिर से टू अब्रॉड दिया गया है। फ्रॉम अब्रॉड होगा तो प्लस करेंगे, टू अब्रॉड होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं, यानी कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, कहाँ गया, टू अब्रॉड इज 50 ना, यस ये 50 है। चलिए तो यहाँ पे -50, इसमें से 50 लेस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 10750। तो यानी नेशनल, अरे क्या हो गया, आपका नेशनल इनकम कितना आ गया, आपका नेशनल इनकम आ गया 10,750। यही है आपका नेशनल इनकम, इसी को हम बोलते हैं NNP at FC भी बोलते हैं और नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो क्या ये मुश्किल था क्या, हमने क्या किया, हमने सभी आइटम्स को सम किया, सम करने के बाद जो वैल्यू आया उसमें से NFIA को ऐड करते हैं, लेकिन टू अब्रॉड होता है तो माइनस करते हैं, माइनस किया आ गया। कितना मुश्किल था, आप खुद सोचो, अगर ढंग से आप प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कितना टाइम लगने वाला है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मिनट 5 मिनट। अगर 4-5 मिनट में आपको 6-7 मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या गलत है, क्यों कोई और क्वेश्चन पे जाना है जहां पे डिटेल लिखना पड़ेगा। इसको कीजिए ना, 4 मिनट में खत्म होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने डिटेल में टाइम लिया तो भी, बच्चे मैंने वो भी देखे हैं जो 2-2 मिनट में नेशनल के क्वेश्चन उड़ाते हैं और 5 मार्क्स लेके जाते हैं। तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, आसानी से हो जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर होगा। इनकम मेथड 2 क्वेश्चन आगे देखते हैं कौन सा मेथड से आता है। ठीक है, मेथड पहले से सोच के नहीं जाएंगे, मेथड पढ़ेंगे फिर समझेंगे कौन सा मेथड हमें लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 3rd क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक आप सीख गए होंगे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप जितना खुद से कोशिश करोगे उतना ज्यादा चीजों को सीखोगे आप। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको पता है मेरे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो होता ही होता है, जो कि एग्जामिनर भी डालेगा, तो उस ट्विस्ट को पकड़ना है आपको, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहले ही हमें एक्सपेंडिचर मेथड का दिख गया। प्रॉफिट, ये तो इनकम मेथड का है, तो अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा किससे बनेगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अरे ये तो फिर से एक्सपेंडिचर मेथड का आ गया। टैक्सेस तो बाद में आते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अरे ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का आ गया। चेंज इन स्टॉक, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का है। फिर आता है नेट फैक्टर इनकम, ये तो नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड डेप्रिसिएशन नेट, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का है। तो देखिए यहाँ भी एक्सपेंडिचर मेथड का टूल है, यहाँ भी एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ भी एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ भी और यहाँ भी, इन सब में एक्सपेंडिचर मेथड दिया, यानी हम कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, एक्सपेंडिचर मेथड लगाने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से क्लियर हुआ, सिर्फ डिटेल को पढ़ के क्लियर हो गया। और ये सारा डिटेल कहाँ पढ़ाया है, मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं इसको और बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड एक बार रिवाइज करवा दूं क्या मैं, देखिएगा क्या होता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और क्या आता है, ध्यान कीजिए, कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जिसमें या था इन्वेस्टमेंट था, जिसमें आ जाता है क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, ध्यान है वो आ जाता है। फिर आ जाता है क्या हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब x माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही चीजें थी, यही तो 4 टूल होते हैं और क्या होते हैं, और गिवन है चारों टूल तो यूज कर लेते हैं। चलिए क्या है, प्राइवेट फाइनल, पहले है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना है 600 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल। अब हमें इन सब का कुछ करना ही नहीं है, प्रॉफिट वगैरह सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया गया और कुछ नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 700, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 700। और क्या है अपने लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा यहां समझिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है, पहले इसको समझते हैं, 250। ठीक है, 250 हमें ये दिया गया। ठीक है, फिर आता है चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक जो है ये भी तो आना चाहिए ना सर, एक्सपेंडिचर मेथड में आपने पढ़ाया तो था कि इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलता है, चेंज इन स्टॉक करके। लेकिन फिर से समझिए, जब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन जो हुआ है उसका ग्रॉस अगर दे दिया गया है तो फिर चेंज इन स्टॉक करके निकालना क्या चाह रहे हो आप, यानी इस 250 में ये 50 इंक्लूडेड है। समझना एक बात को,
टोटल महीने में आपने 1,000 रुपए का कैपिटल फॉर्मेशन किया, ठीक है, 1,000 रुपए का, जैसे आपके पास ये पेन था, आपने 1,000 रुपए का पेन बेच लिया। अब मैं ये बोलूं कि आपने 1,000 का पेन बेच लिया है, ये अलग चीज है, और आपका 10 पेन जो है स्टॉक आपका 10 पेन का था, 5 पेन का बचा है, 5 पेन बीच में बिका है, 1,000 का आपने पेन बेचा है और 5 पेन का स्टॉक चेंज हुआ है। तो ये क्या दो अलग बातें हैं? दोनों ही सेम बातें हैं। फिर से समझना, होपफुली कई बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी। समझिए, जब हमारे पास टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, अगर यहां पे फिक्स बोला होता तो हम चेंज इन स्टॉक लेते हैं। हमें टोटल कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया गया कि कितना कैपिटल फॉर्म हुआ है। अगर जब हमें टोटल ही मिल गया है तो हम चेंज इन स्टॉक को करेंगे क्या? चेंज इन स्टॉक से भी तो कैपिटल फॉर्मेशन ही निकालते थे, और कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है हमें, तो इसी के लिए हमें चेंज इन स्टॉक का यहां पे कुछ भी नहीं करना है। यही सारे छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। आप समझिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं चाहिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स नहीं चाहिए, नेट इंपोर्ट तो चाहिए, लेकिन देखिए नेट एक्सपोर्ट होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है यहां पे, तो ये ऐड किया जाता, यानी जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट कम होता है। नेट इंपोर्ट मतलब क्या होता है? हमने सामान कम बेचा है हमारी कंट्री में, बाकी लोग ज्यादा बेच के चले गए। एक्सपोर्ट होगा तो ऐड होगा, नेट इंपोर्ट होगा तो सबट्रैक्ट होगा। ये वही फ्रॉम और टू वाला कंसेप्ट है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? हमने बाकी कंट्री में ज्यादा सामान बेचा, उन्होंने हमारी कंट्री में कम सामान बेचा। एक्सपोर्ट का मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा किए। नेट इंपोर्ट का मतलब है हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा हुआ, तो ये हमारा लॉस होता है। नेट इंपोर्ट यानी हमारे देश में चाइना का सामान ज्यादा बिकेगा तो पैसा किसके पास जाएगा? चाइना के पास जाएगा ना। पैसे किसके पास गए? पैसे चाइना के पास गए। तो इस चीज को समझना है, इसी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 ट्विस्ट डाल दिया क्या? चलिए कोई नहीं, समझदार हो आप, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। मैंने यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एग्जाम का सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम के ही उठाए हैं, और मैं लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास? 30। क्या कुछ बच भी गया है क्या अपने पास? इतनी ही डिटेल है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो हो गया होपफुली, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास? 6, 7, 350, देखो ना, 1300, इनको ऐड किया 1300 प्लस 250 यानी कि 1550 हो जाएगा। 1550 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा? 1520, ठीक है, 1520। अब सर आया क्या? आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड में सारा चीज ऐड कर देने से क्या आ जाता है? हाँ, क्या आ जाता है हमारे पास? जीडीपी एट एमपी, ठीक है, ये चीजें हमें पता है। तो सर ये आया क्या? ये आया है जीडीपी एमपी, ठीक है। हमें निकालना क्या है सर? हमें तो निकालना है नेशनल इनकम। तो जीडीपी से हमें एनडीपी, एनएनपी एट एफसी पे जाना होगा। यहां थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि मुझे लिखने का स्पेस मिल जाए, वरना हौच पौच हो जाएगा और आप समझोगे नहीं कोई चीज, ठीक है। यहां हमारे पास क्या आ गया सर? हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ गया। कितना है सर? ये है 1520। हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है, पेन चेंज कर लेते हैं, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे तो प्लस NFIA होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एमपी को एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो सरकार को बीच में गिराना पड़ेगा तो माइनस NIT। क्या ये इतनी बात क्लियर है? अब देखिए मेरे पास कितना है, डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है? डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल से कंफ्यूज मत होना। फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है? मशीनरी होता है। मशीनरी को खाएंगे थोड़ू, ऐसा तो नहीं कि मशीन को खाना शुरू कर देंगे, रोज थोड़ा थोड़ा मशीन खा रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब है मशीन है तो इस्तेमाल ही करेंगे, बाइक है तो उसको चलाएंगे और उसका डेप्रिसिएशन में वैल्यू गिरेगा, ऐसा नहीं कि बाइक को रोज खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो -70 NFIA है क्या? हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अच्छा लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और दिया है -50, तो आप भी ऐसा करो, इसको प्लस कर दो, -50 लिख लो, ठीक है। NFIA क्या है? -50 लिख दिया हमने, बात खत्म, ठीक है। माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यस 50, यानी कि -50, ठीक है। MP से FC पे आए -50। अब देखिए यहाँ भी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ही तो हो जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस है क्या हो जाएगा? माइनस ही तो हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
देखिए 70 50 170 इसमें से लेस करना है, यानी हमें 1520 में से 170 लेस करना है। 0 से 0 गया 12 5, यहाँ बच जाएगा कितना, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे बच गया 14 1350। ये आ गया आपका NNP@FC, जिसको कि आप बहुत प्यार से नेशनल इनकम भी कहते हो। तो क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। बस कंसेप्ट क्या था इसके अंदर कि आपको ये समझना था कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है तो अलग से आप चेंज इन स्टॉक करके कुछ निकालना नहीं है आपको, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये समझना था कि NFIA अगर माइनस में दिया है तो खैर आपको यहां समझना ही नहीं था, आपने प्लस लिखा, माइनस का वैल्यू था तो ब्रैकेट में माइनस में लिख दिया, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो वहां पे सोचना कुछ भी नहीं है, जैसे पता है वैसे करते जाइए। प्लस NFIA होता है तो प्लस NFIA लिख दीजिए, ठीक है। अब प्लस NFIA -50 है तो लिख दो प्लस माइनस -50 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। खैर ये भी नीड नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। आसान था, कहीं से कहीं मुश्किल नहीं था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और यही क्वेश्चंस 95% बच्चों से नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, फिर से देखिए हमें बोला गया है नेशनल इनकम निकालने के लिए, क्या कोई मेथड दिया है? नहीं दिया है, एग्जामिनर भी नहीं देगा आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल टैक्स, ये तो कहीं से कहीं मतलब ही नहीं बनता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर ये तो एक्सपेंडिचर मेथड में होता है, अभी पढ़ा हमने, ध्यान होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तो इनकम मेथड का है। प्राइवेट इनकम, ये तो कहीं भी नहीं आता है, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल, ये भी एक्सपेंडिचर में आता है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आता है, वो इनकम में आता है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आता है, ठीक है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। इंडायरेक्ट टैक्स तो कहीं, इंडायरेक्ट चेंज इन स्टॉक, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। तो हमने देखा 4 आइटम हमें मिल गए, किसके 4 आइटम मिल गए हमें, किसके, मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड के। तो यहां पे कौन सा लगेगा, यहां पे लगेगा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, यहां पे लगेगा एक्सपेंडिचर मेथड। आइए एक्सपेंडिचर मेथड को एक बार समझते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड को, अच्छा समझते क्या, एक्सपेंडिचर मेथड अभी तो समझाया था, पिछला एक्सपेंडिचर मेथड ही था। एक्सपेंडिचर मेथड से अब नहीं समझाऊंगा, ये पिछला आपको समझा दिया था। अब क्वेश्चन करते हैं सीधे। चलिए हमारे पास क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यही है। क्या है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 600, ये आ गया अपना 600 प्लस, और क्या आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, ठीक है। 100 यहाँ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 100, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आता। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल आएगा, कितना है 70, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये कितना है 70। अच्छा यहाँ देखिए फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, सॉरी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अभी मैंने बताया था ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा तो चेंज इन स्टॉक का कोई काम नहीं है, यानी कि टोटल आपको कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया तो फिर आपको कहीं से कहीं चेंज इन स्टॉक का कोई यूज ही नहीं है। लेकिन यहां पे बोला है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल तो 2 तरीके के होते हैं ना सर, फिक्स कैपिटल और इन्वेंटरी कैपिटल, वो भी तो होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना, हमें चेंज इन स्टॉक का यूज करना है। सिर्फ फिक्स की बात की जाएगी तो चेंज इन स्टॉक का यूज करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलेगा तो चेंज इन स्टॉक का कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहां पे चाहो तो आप लिख लो, ठीक है। अगर आप पे बोलेगा नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बोलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आपको कुछ भी, ये जो चेंज इन स्टॉक है इसको नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट नोट में लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे हमें क्या है, तो इस चेंज इन स्टॉक को यूज करना पड़ेगा -10, हे भगवान ऐसा करवाते हैं, ये तो दुख हो जाता है। प्लस -10, हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं किया, ठीक है। चेंज इन स्टॉक, और क्या है, फिर से नेट इंपोर्ट मतलब क्या, हमारे देश में ज्यादा पैसा हमारे देश से ज्यादा पैसा गया है, यानी चाइनीज आइटम ज्यादा बिकी है अपने कंट्री में, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था। तो आप क्या करो, यहाँ पे माइनस का, ये कितना है 20 ना, हाँ 20 माइनस नेट इंपोर्ट को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा -20,
हो गया, और तो कुछ आता ही नहीं है। चलिए, ये रहा आपका 600 प्लस 100 700 770 770 में से 670 इसमें से कितना आ जाएगा -10, प्लस माइनस यहाँ पे -10 हो जाएगा और ये -20, यानी कि -30 करेंगे तो 740 आ जाएगा। 740 क्या आ गया आपका, देखिए 740 आपका क्या आ गया, आपको पता है सारा ही एक्सपेंडिचर मेथड से ऐड करने पे क्या आता है, GDP एट MP। आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है NNP एट FC पे। ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे प्लस NFIA, MP को मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करेंगे तो माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आइए ढूंढते हैं डेप्रिसिएशन कहाँ दिया गया हमारे पास। अरे वाह, सीधा सीधा शरीफ बन गए ये लोग, और शराफत से हमें दे दिया 14 रुपये लेस कर दो, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। और क्या दिया गया है अपने को, और क्या दिया गया है, और क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन हो गया। NFIA किधर है, नेट फैक्टर इनकम, अच्छा टू अब्रॉड, जैसे ही पढ़ा ध्यान आ गया, टू अब्रॉड यानी कि क्या होगा, माइनस का 10। अब तो आपको याद हो गया होगा, माइनस का 10। और क्या होता है हमारे पास, NIT दिया है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल दिया है, कितना है 60, यही है ना। ये बहुत दिक्कत होती है, ये लाइन डाल के देखना पड़ता है कि किसका कौन सा वैल्यू है। एग्जामिनेशन में बच्चों से बड़ी गलती होती है, लिखते हैं किसी और को है, वैल्यू कहीं है। कई बार मैंने कॉपी चेक किया, उसमें लिखा है NFIA और वैल्यू डाला है डेप्रिसिएशन का, तो दिक्कत बहुत होती है और इसके चक्कर में मार्क्स बहुत कटते हैं। तो -60 सारे ही माइनस हो गया, वाह। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इसमें से इन सबको ऐड करके एक ही बार में माइनस कर दें, ठीक रहेगा। तो 740 माइनस 70 80 84, ठीक है, 60 1 70 80 84, ठीक है। माइनस प्लस में गलती नहीं करना चाहते हैं, हम भी नहीं करना चाहते हैं और आपको भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 10, यहाँ बच गया 3, 13 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 13 हो जाएगा ना, ठीक है। 13 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, उधर 5 बच गया 5, और यहाँ बच गया 656, यही हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 13 13 8 5 13 5 7, हाँ ठीक है बिल्कुल। ये आपका क्या आ गया, NNP एट FC, नेशनल इनकम। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और ये 25 क्वेश्चन फॉलो कर लो आप, उसके बाद कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। आपने 10-15 क्वेश्चन भी अगर मेरे से कर लिए ना, तो मैं सारे ट्विस्ट उसमें डाल दूंगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिमिलर क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करें क्या, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दें, अगर आपसे हो पाए आप कोशिश करना ये क्वेश्चन करने के लिए। ये भी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, आप कोशिश करना करने का। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर नहीं हुआ हमसे, करवा दीजिए आप, तो हम करवा देंगे आपको, ठीक है। बाकी आपके लिए ये रहेगा होमवर्क, आपको ये करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, किसी और का आंसर चीटिंग नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड, आई थिंक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्लोजिंग ओपनिंग दिया है तो कुछ नहीं करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। अच्छा -8 तो अगर नहीं भी लिखोगे तब भी वही बात है, 0 आने वाला है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, तो ये भी एक्सपेंडिचर मेथड से बनेगा, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं सभी का आंसर चेक करूंगा, इसी के लिए प्लीज आंसर बताएं अपना, ठीक है। चीटिंग अलाउड नहीं है। अब बेसिकली तक्षशिला एजुकेशन मैं बता देता हूँ, अच्छा नेक्स्ट पेज लेता हूँ, आ जाइए। तक्षशिला एजुकेशन आपके लिए लेके आया, अगर आप 12th का टर्म 2 इस बारी देने वाले हो तो आपके लिए बहुत क्रूशियल है ये 1.5 मंथ, या फिर आप सीधे कह सकते हो 1 मंथ बहुत क्रूशियल है। तो हम पूरा सिलेबस 0 से लेके 100 तक आपका कंप्लीट करवाते हैं इन 30+ आवर्स, 30 घंटे 30 घंटे में हम आपका पूरा ही सिलेबस करते हैं, ताकि आप कम से कम किसी भी सब्जेक्ट में 85+ लेके आओ, 85+ % लेके आओ आप, ठीक है। तो आप हमारा बैच इनरोल कर सकते हो, और अगर अभी अभी आप 11th से 12th में आए हो तो आप हमारा डेडिकेटली बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जहां हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और 12th में आपका CBSE का तो कवर करेंगे प्लस CUCET का भी कवर करेंगे, दोनों कंबाइंड तैयारी करवाएंगे, यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी होगी, ठीक है। CUCET क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कॉलेज एडमिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों का कंबाइंड प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक नंबर है 9818781682,
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें, इनसे आपको सारे बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, आपके पास सभी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा मत समझो आप साइंस साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, आर्ट साइड से हो, किसी भी साइड से हो, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सभी चीज़ें हैं। तो फील फ्री एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। क्वेश्चन को करना जरूर है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है, तो बताइए और मैं सबका चेक करूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।